हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी मेरी और मेरे पापा की सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम निशा है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे घर पर हम 3 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज़ों से पाला है। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है और जब मैं 19 साल की थी तब मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे थे। उनकी उम्र अभी 45 साल है। वो बिल्कुल लड़कों जैसे ही लगते थे। मेरी मम्मी की उम्र 40 साल की है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। वो एक सिंपल और साधारण सी महिला है जो अपना ज़्यादातर समय किचन में और पूजा पाठ में ही निकाल दिया करती थी। जब मेरे दादा और दादी थे तब वो अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और वो पापा को ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पाती थी। आपको बता दूं कि मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं और किसी भी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं थी। खैर, ये बात तब की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल 22 से 23 साल की लगती थी, क्योंकि मेरा शरीर एकदम गठीला और भरा हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। स्कूल में हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। एक रात की बात है, जब हम लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे के ही पास था। तभी मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को ऐसे लड़ते हुए उनकी आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं बिना देरी किए अपने बेड से उठी और उनके दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। वो खिड़की बहुत पुरानी थी, उसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद थे जिसमें हम अंदर का नज़ारा देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने लगी, तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थीं। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदल कर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। दोस्तों, वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत देर तक उस खिड़की से देखती रही, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने बेड पर वापस आई और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी पापा को अजीब सी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बात मेरे मन में अभी तक चल रही थी। उनकी बातों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मेरे मम्मी मुझे बोली, क्या हुआ निशा, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने कॉलेज चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे। फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी माँ ने नाश्ता मुझे दिया और कहा कि लो, खाकर तुम भी आराम कर लो। मैंने नाश्ता किया और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी नाश्ता करके अपने रूम में सोने के लिए चली गईं। फिर मैं अपने रूम में लगी खिड़की जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी उससे झांक कर देखने लगी, तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थी,
लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थीं। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी थी। जब रात हुई तो पापा घर पर आए। फिर से वही बातें मेरे मन में चलने लगीं। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पापा ने मुझे खाना खाते टाइम पूछा था, निशा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त रात वाली बात निकल गई कि पापा आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा हैरानी के साथ बोले क्या? मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे ये बात कैसे पता चली। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मैंने मुंह से ये क्या निकाल दिया। फिर मैंने बात को पलटा और कहा, वो मेरे कमरे में रात को आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पापा ने कहा अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मम्मी पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसीलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। घर में हमारी बेटी भी रहती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा कल वाली बात पर फिर से जिद करने लगे। फिर मम्मी ने तुरंत मना कर दिया तो फिर से मेरे कमरे में आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि अभी मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मैं आज इस खिड़की से देखूंगी कि आखिर क्या होता है। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो फिर मैं खिड़की पर जाकर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो काम करने के लिए जिद कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। वो जब मुझे कॉलेज छोड़ने आए तो वो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। मैंने पापा से पूछ ही लिया, क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा पापा बताइए क्या परेशानी है आपको? पापा ने कहा चलो पहले मैं तुम्हें चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी वाली चॉकलेट दिलवाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एक ड्रेस भी दिलवा देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब इस सच्चाई का पता चला तब मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े दिलाए थे और चॉकलेट भी दिलवाई थी। मैंने कहा आप कुछ परेशान थे पापा? पापा ने कहा हाँ बेटा, वो मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज़ में मेरा साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती और दिन रात पूजा पाठ में और किचन में ही बिजी रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। तभी मैं बोली पापा बताइए अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो। उन्होंने कहा बेटी इसीलिए तो बता रहा हूं। मैंने कहा जी पापा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। उन्होंने कहा तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो मेरी बात मान ले। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं माँ को समझा दूंगी। फिर हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद मैंने माँ से बात की और माँ से कहा कि वो पापा की बात मान ले। माँ ने कहा तुझे नहीं पता, तेरे पापा तो फालतू की बात करते हैं। मैंने कहा माँ ठीक है, वो हम सबका ध्यान भी तो रखते हैं ना, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ ने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। मैं माँ से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर पापा भी आज जल्दी घर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में चले गए। तकरीबन रात के 11 बजे थे। पापा मम्मी के कमरे से फिर से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पापा माँ को मना रहे थे। माँ कह रही थी कि तुमने निशा को क्या कहा था? वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी बात मान लूँ। माँ ये बात कह रही थी कि पापा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और उनके साथ प्यार करने लगे। मैं ये सब देखकर मदमस्त हो गई थी। माँ की आवाज़ अब और तेज़ आने लगी थी।
ये सब देखकर मेरा हाल बुरा होता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि काश कोई मेरे साथ भी फुटबॉल खिलाड़ी होता तो मैं भी गोल करती। इस तरह पापा मम्मी का मैच 20 मिनट तक चला और उसके बाद दोनों में सुलह हो गई। पापा बहुत खुश थे। फिर मैं अपने बेड पर वापस आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर ये मैच देखने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राहुल अपनी साली जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। राहुल की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो राहुल झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते राहुल दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली जानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा जानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को भला कौन याद करता है। जानवी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए राहुल अपनी बीवी सुरभि के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद जानवी अपने पिता के साथ सुरभि से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं पर रुक गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। जानवी राहुल के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वो उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोच होने के चलते राहुल खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब जानवी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन सुरभि के कहने पर राहुल जानवी को घुमाने को लेकर गया। जब वो जानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो राहुल के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। जानवी के बदन के छू जाने से राहुल अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र जानवी के जिस्म पर पड़ी। राहुल को अपनी तरफ घूरता देख जानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए राहुल बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। जानवी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये तुम क्या कह रही हो। राहुल ने हैरानी से पूछा, हाँ जीजा जी, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। जानवी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी जानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। राहुल बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। ये कहते हुए जानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर राहुल कुछ पलों के लिए सिहर उठा था। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का भी ईमान डगमगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर जानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। घूम फिरकर घर आने के बाद सुरभि ने जानवी से पूछा, घूम आई जानवी, कैसा लगा जीजा जी के साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो क्या ही कहने। क्यों जीजा जी, खुशी से चहकते हुए जानवी ने सवाल कर दिया, ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा।
बड़ी मुश्किल से राहुल बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजाजी। ये कहते हुए जानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सुरभि नहीं देख पाई थी, पर राहुल का दिल धड़क गया था। रात के समय राहुल और सुरभि अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से जानवी की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में पहुंचे। जानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर सुरभि घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ जानवी, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, करहाते हुए जानवी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई सुरभि ने राहुल से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, राहुल ने सुरभि से कहा। ये सुनकर सुरभि अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब राहुल ने जानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। हाँ जीजाजी, जानवी बोली। तो फिर घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए राहुल ने कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि दवा ले आई और अपने हाथों से जानवी को खिला दी। फिर भी वो करहा रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए राहुल ने सुरभि से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं जानवी की देखभाल करूंगा। पहले तो सुरभि अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन राहुल के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद जानवी ने करहाना बंद कर दिया, मानो जैसे उसे आराम मिल गया हो। तब राहुल ने सोचा कि उससे कहकर वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वो जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल को गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजाजी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या साली साहिबा, तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द का बहाना किया था। बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गुस्से से बिखरते हुए राहुल ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजाजी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ नहीं समझते। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। आप क्या चाहते हैं जीजाजी, क्या मैं यहाँ से बिना प्यार के ही वापस चली जाऊँ? थोड़ा झुंझलाते हुए जानवी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जानवी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो, क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? ये कहते हुए राहुल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई, लेकिन सुरभि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत भी कर सकती है। सुरभि खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। जानवी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे। जीजाजी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर देते? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और एक अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ जानवी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी जल्दी ही शादी करवा दूंगा। ये सब समझाते हुए राहुल ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ये कहते हुए जानवी एक बार फिर राहुल से लिपट गई। राहुल ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये भी एक हद तक ही।
खैर रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजा जी को माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रुंधे गले से राहुल ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी जानवी राहुल का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी तो आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? ये कहकर जानवी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं माफ़ करूँगा, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। ये कहते हुए राहुल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। राहुल सोने के लिए जानवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सुरभि कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व ज़रूर हो रहा था कि वो बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह जानवी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए सुरभि से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर छोड़कर आओगे ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर सुरभि सोचने लगी कि क्या ये कल वाली वही जानवी है या फिर कोई और। तो दोस्तों, और कोई राहुल की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। मेरे घर के पास में दुकान चलाने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर आता जाता था। आंखों आंखों में इशारे हुए और फिर वो सब हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अतुल है। वैसे मैं मेरठ में जॉब करता हूँ, पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और एक बहन है। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नज़दीक ही एक किराना की दुकान थी। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी और माँ बाप हैं। उनका मकान 2 मंजिल है। नीचे की मंजिल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 28 साल की होगी। मैं उसे भाभी कहता हूँ। उसका नाम चांदनी है। आधी से ज़्यादा भीड़ तो चांदनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से लगी रहती है। लोग चांदनी भाभी को देखने के लिए ही दुकान के सामान खरीदते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नज़रें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वो मुझे देखकर खुश होकर पूछ लेती, अरे अतुल भैया, आप मेरठ से कब आए हैं? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है ना? भाभी की बातें सुनकर मेरा मन खुश हो जाता था। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीना हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने का सोचा। पहला लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने घर से नज़दीक थोड़ी दूरी पर ही एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता।
माँ से बात करके मैंने घर की कामवाली को अपने फ्लैट की साफ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वो हमारे घर और चांदनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वो हमारे घर में काम करके फिर चांदनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर सफाई करने के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि चांदनी भाभी दुकान पर ज़्यादा नज़र नहीं आती। फिर मोहल्ले के कुछ लड़कों से पता चला कि उसके पति को चांदनी का इस तरह दुकान पर काम करना पसंद नहीं आया। इसी वजह से अभी चांदनी भाभी के दुकान पर बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपनी कामवाली बाई को मेरे किराए के फ्लैट पर एक दूसरी कामवाली से चांदनी भाभी के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मेरे घर की कामवाली दूसरे कामवाली से कह रही थी, तुमने सुना है वो किराने की दुकान वाली चांदनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के लड़के के साथ पकड़ लिया था। दूसरी कामवाली बोली, अच्छा वैसे और क्या पता चला? तो कामवाली बोली, उसके पति ने उस लड़के को धमका कर भगा दिया और चांदनी को खींचते हुए घर ले आया। बाहर ज़्यादा बवाल न हो जाए, सब शांति से निपटा दिया। अरे वो तो है ही ऐसी इसी टाइप की औरत, थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये सब सुनकर तो चांदनी भाभी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूल की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से चांदनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी थी। इधर मेरे अंदर चांदनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ न कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया ये लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। चांदनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतज़ार कर लीजिए। मैं वहां खड़े होकर अपना सामान लगाने का इंतज़ार करने लगा। उसी समय भैया ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए आने को कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वो मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीज़ें उन्होंने भाभी को तोलकर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा। वो खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। चांदनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी, और कैसे हो, अभी यहाँ ही हो, मेरठ नहीं गए क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लगा हुआ है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूँ, जब कंपनी वाले बुलाएंगे तो जाऊँगा। चांदनी भाभी बोली, अच्छा फ्लैट ले लिया, ये तो सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनकती आ गई थी। फिर वो बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेकर काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में चांदनी भाभी ने ग्राहक कम कर दिए और मैं और चांदनी भाभी ही रह गए थे। इस सब के बीच में चांदनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरा सामान की बोरी उठाते हुए कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, ये जो लिस्ट में 3 चीज़ें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया, आपका सामान पैक हो गया, बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं। कुछ और चाहिए? मैंने धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। चांदनी भाभी ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैंने खुद को संभालते हुए बोला, वो अमूल ताज़ा दूध पड़ा है ना आपके बाजू में, वो दे दो। चांदनी भाभी बोली, ओ अच्छा, ये वाला। इतने में उसका पति भी आ गया और उसने सब सामान की बोरी बांधकर मुझे दे दी। मैं वहां से वापस चल दिया। अब मेरे मन में चांदनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा था कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मैं दोपहर से लेकर देर रात तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना खाकर ही फ्लैट पर जाता था और यहीं पर सो जाता था। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बदलते हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था।
सुबह चांदनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले जाता। फिर एक दिन भैया की जगह चांदनी भाभी दूध देने आए। मैंने पूछा, आज आप क्यों, भैया कहाँ हैं? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया है और वो अपने ही घर के अंदर हैं, इसलिए अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आया करूँगी। ये सुनकर मैं तो खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनने लगे थे। भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के यहाँ दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वो बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाई और वो दूध देने ऊपर चली गई। मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया, जिससे कि दूध फट गया। फिर चांदनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहने लगा, दूध तो फट गया है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने को रखा था, फट गया है। इस बात पर चांदनी भाभी हंस दी। चांदनी भाभी बोली, ऐसे कैसे? मैंने तो चेक करके ताज़ा दूध पैक करके दिया था। मैं बोला, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लीजिए। भाभी किचन में गई और उसने गैस पर रखा हुआ फटा हुआ दूध देखा तो कहने लगी, अरे ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा देकर जाती हूँ। मैंने कहा, आप ही गर्म कर लेना इसे, नहीं तो कहोगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया है। चांदनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के डोर में है। फिर वो पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वो मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस गर्म कर रहा हूँ। चांदनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है। मैं बोला, अब इतना भी मत बनो, तुम्हें तो सब पता है। चांदनी भाभी बोली, लेकिन ये सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तुम्हारे पति तो कोविड के चलते घर में ही पड़े रहेंगे, वो नहीं आने वाले ढूंढने, और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा। भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है मुझे, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब उसके आने का इंतज़ार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया। मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया था। कुछ देर बाद खाना खाकर मैं अपने फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो चांदनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढककर खड़ी थी। मैंने जल्दी से उसको अंदर बुला लिया और बाहर अपनी मुंडी निकालकर इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं है। मैं अब काफ़ी खुश हो गया था कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। चांदनी भाभी और मेरी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और जब भी चांदनी भाभी को वक्त मिलता तो वो दूध देने के बहाने मेरे फ्लैट पर आ जाया करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरा नाम पारस है और मेरी उम्र 28 साल है। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं एक सोसाइटी के 3 बेडरूम फ्लैट के एक कमरे में रहता था। फ्लैट का मालिक विदेश में रहता था और उसने मुझे ही फ्लैट की देखरेख करने और बाकी के 2 कमरों को किराए पर देने का इंचार्ज बना रखा था। मैं उन दिनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। एक दिन मैं किसी काम से नीचे गया तो मुझे एक कपल दिखाई दिया। आदमी तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके साथ जो लेडीज़ थी वो बहुत ही सुंदर थी। आदमी मरियल सा था। उसकी आंखों पर चश्मा, मुंह पिचका हुआ, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फ्लैट को किराए पर कोई इस तरह का कपल लेने आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो लोग आगे को निकल गए। फिर मैं भी अपने फ्लैट में अंदर आ गया। करीब आधे घंटे के बाद मेरे कमरे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वही कपल बाहर खड़ा था। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। उस आदमी ने पूछा, आपके पास किराए के लिए फ़्लैट खाली है क्या? मैंने कहा, हाँ सर, आप अंदर आ जाइए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो वो आदमी बोला, नहीं, आप खड़े खड़े ही बता दें है या नहीं।
जो उसके साथ लेडीज़ थी वो बड़ी ही नर्म आवाज़ में बोली, जब वो कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ तो हम लोग बैठ जाते हैं। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब कुछ पता ना हो तो बेवकूफ़ों की तरह बोलते नहीं हैं। वो बेचारी चुप हो गई, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने अपने आप को रोकते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप पहले फ्लैट देख लीजिए। मैंने बड़े रोब से उनको पूरा फ्लैट दिखा दिया और बोल दिया कि पीछे की बालकनी मेरी है, किराएदार का उस पर कोई हक नहीं होगा। फ्लैट उनको बहुत पसंद आया। तभी वो लेडीज़ बोली, तुम्हारा फ्लैट बहुत बड़ा है। और आदमी ने मुझसे पूछा, इसका किराया कितना है? मैंने कहा 5,000 रुपये महीना। इतना सुनते ही आदमी की मुस्कुराहट खिल गई और बोला, हमें ये फ्लैट पसंद है, आप हमें दे दीजिए। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी तो मैं उनसे थोड़ा दूर हटकर बालकनी में जाकर मोबाइल को सुनने लगा। वो दोनों कमरे में खड़े होकर आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उनके पास आ गया। वो आदमी बोला, ठीक है, हम तैयार हैं। फिर मुझे एक शरारत सूझी। मैंने कहा, देखिए आपको तो पसंद है, लेकिन ये फ्लैट तो मैंने किसी और को दे दिया है। आपसे पहले वो लोग ये फ्लैट कल देखने आए थे और टोकन के तौर पर कुछ पैसे भी देकर गए हैं। अभी उन्हीं का कॉल आया था। ये सुनकर वो दोनों एकदम परेशान हो गए और आदमी बोला, ये कैसे हो सकता है, अभी तो हमने हाँ की है। मैंने कहा, देखिए भाई साहब, आप कोई और फ्लैट देख लीजिए, दरअसल मुझे आप कुछ अच्छे नहीं लगे। वो आदमी बोला, क्या मतलब अच्छे नहीं लगे, हमने क्या किया है? मैंने कहा, भाई साहब, जब आप अपनी बीवी से इतनी बुरी तरह से पेश आ रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे, इसलिए मेरी ओर से आपको पहले ही सॉरी। ऐसा बोलकर मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो मायूस होकर नीचे चले गए। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटाकर नीचे देखा तो वो आपस में बहस कर रहे थे। वो लेडीज़ उस आदमी से झगड़ रही थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतना शानदार मौका हाथ से निकल जाए, लेकिन उनके लिए इस सोसाइटी में 5,000 रुपये में वो फ्लैट बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। मैंने देखा उन्होंने कुछ बात की और वो औरत अकेली ऊपर आने लगी। कुछ ही देर बाद मेरे रूम की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो औरत कहने लगी, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? इतना कहकर वो अंदर आ गई और बोली, सर मुझे ये फ्लैट चाहिए। और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बोली, सर भगवान ने मुझे पति तो ढंग का नहीं दिया है, क्या मेरी किस्मत में अच्छा पड़ोसी भी नहीं है? उसने मायूस सा चेहरा बनाया और उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने उठकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा ना कहें, अब ये फ्लैट आपका हुआ। उसने पर्स से 5,000 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिए तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले एक बार अपने हस्बैंड को बुलाओ। वो जल्दी से नीचे जाकर अपने हस्बैंड को बुला कर लाई। उसका हस्बैंड ऊपर आकर चुपचाप बैठ गया। उस औरत ने मुझे एडवांस दिया। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया था और दोबारा कहा कि पीछे वाली बालकनी पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने कहा, आप लोग अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? वो आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, आप ही बोलो, क्योंकि मैं बोलूँगा तो हो सकता है ये सर नाराज़ हो जाएं। वो औरत बोली, ये मेरे हस्बैंड हैं विकास और मैं इनकी बीवी विद्या। हम लखनऊ से हैं और अभी 10 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। इस शहर में एक कॉल सेंटर में इन्हें नौकरी मिली है। विद्या ने बताया कि वो पढ़ी लिखी तो है पर हाउसवाइफ है, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो कर लेगी। अपने परिचय में मैंने अपना नाम बताया। मैंने कहा, मेरा नाम पारस है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। फिर वो कहने लगी, आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं ख़ुद बना लूँगी। मैंने कहा, नहीं विद्या जी, आज तो आप मेरी मेहमान हैं, चाय तो मैं ही बना लूँगा, आप बैठ जाइए। जब हम चाय पी रहे थे तो मैंने देखा वो आदमी दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही वो उस औरत के लायक था। अभी वो कहने लगा, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने उन्हें उनके पोर्शन की चाबी दे दी और कहा, आज से घर आपका है, जो मर्जी करो। मैं जब चाय के कप की ट्रे उठाने लगा तो विद्या ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली। मैं दिव्या को किचन दिखाने के बहाने उठकर अपने किचन में जाने लगा तो विद्या मेरे पीछे आ गई और जब उसने पीछे की बालकनी देखी तो बोली, सर ये तो बहुत ही शानदार बालकनी है,
मन मोह लिया इस नज़ारे ने मेरा। मगर जल्दी ही उसका चेहरा मायूस हो गया और वो बोली, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर ये नज़ारा देखने के लिए आ ही नहीं सकते हैं। आपने सख्त मना किया है हमारे लिए। मैंने धीरे से कहा, विद्या जी, आपके लिए कोई भी मनाही नहीं है। आप जब भी चाहें वहाँ बैठ सकती हैं, घूम सकती हैं। बालकनी तो क्या, आप मेरे कमरे को भी अपना ही समझें। लेकिन आपके पति विकास। इतने में ही वो हंसने लगी और बोली, थैंक यू, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा, लेकिन ये बात आप विकास को मत बताना। विद्या ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, ठीक है, हम दोनों की बात हम तक ही रहेगी। विद्या मुझसे पूछने लगी, हम कब शिफ्ट कर सकते हैं? मैंने कहा, आज से मकान आपका है, चाहो तो आज ही आ जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विकास बोला, लेकिन अभी तो महीने का लास्ट वीक है, तो 1 तारीख से चालू होगा ना। मैंने कहा, किराया पहले से ही चालू होगा, मगर आप जब मर्ज़ी चाहो शिफ्ट कर लो। मैंने देखा कि मेरी इस बात से विद्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सर। उसके पति ने फिर से एक बार बात छेड़ दी और बोला, अरे भाई, शिफ्ट करना भी तो बुरी मुसीबत है, कौन सा आसान काम है। पूरा 1 महीना लग जाता है सेटिंग करने में, कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रीशियन, और न जाने क्या क्या चाहिए होगा। विद्या ने कहा, वो तो सब कुछ मुझे ही करना है, आप तो चले जाएंगे ऑफिस। मैंने कहा, एक बार आप लोग अपना सामान यहाँ ले आइए, फिर मैं भी मिलकर हेल्प कर दूँगा। वो लोग जाते हुए बोले, ठीक है, हमें जब सेट करना होगा तब हम बता देंगे। अगले रोज़ सुबह 9 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने हेलो बोला तो उधर से मधुर सी आवाज़ आई। उसने कहा, मैं विद्या बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो काम वाली बाई मिल जाएगी क्या? मैंने कहा, जो काम वाली बाई मेरे यहाँ काम करती है उसी को बोल दूँगा। विद्या के उसी दिन शिफ्ट करने की बात सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठा था और रह रहकर मैं उन बातों को याद करता रहा जो बातें मेरे और विद्या के बीच हुई थीं। शाम को जब मैं सोसाइटी में पहुंचा तो उनका सामान ट्रक से उतर रहा था। उसी समय मैंने सोसाइटी के सुपरवाइज़र को 3-4 मजदूर टाइप के लड़कों को लेकर आने को कह दिया था और उसको कहा कि आज और कल में जितना सामान सेट हो सकता है कर दो और ध्यान रहे कि मैडम को ज़्यादा काम न करना पड़े। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सारा घर सेट कर दिया। अगले दोपहर को विद्या का फ़ोन आया, कहने लगी, पारस जी, आज आप दफ्तर से जल्दी आ जाना, शाम को आपको डिनर पर बुलाने विकास को मैं भेज दूंगी, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं 4 बजे ही आ गया था। उसका पति मेरे कमरे में आया और बोला, आपको आज रात डिनर हमारे साथ करना है, हमने अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को भी बुलाया है, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने पूछा, कोई ख़ास बात है क्या? विकास बोला, नहीं, बस मिलकर बैठेंगे, खाना पीना हो जाएगा। खाना खाने के लिए मैं उनके फ्लैट पर चला गया। तभी विकास कहने लगा, पारस जी, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनसे मिलो। उसने मुझे अपने दोस्त और उसकी बीवी से मिलवाया। फिर कहने लगा, आप इन्हें भी इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा दो। तभी विद्या बोली, पारस जी, यदि आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ कुछ करो। मैं और कोमल बहुत अच्छी सहेलियां हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं और मेरी सहेली एक पास ही रहें। मैंने उनको भरोसा दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। विद्या भी बड़ी अदा से बोली, कुछ नहीं, सब कुछ आपको ही करना है। पारस जी, मैंने कहा, ठीक है, हो जाएगा। कुछ देर बाद खाना खा लिया और मैं अपने फ्लैट पर आ गया। मैं और विद्या एक ही फ्लैट में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता तो उसका पति भी आ चुका होता था। एक दिन मैं शाम को अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, तभी विद्या वहाँ पर आ गई। वो साथ में रखी एक चेयर पर बैठ गई और बोली, आप अपना एंजॉय जारी रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पति अभी तक नहीं आया क्या? विद्या बोली, अभी गए हैं वो, आज से उनकी नाइट शिफ्ट है। उनकी शिफ्ट 15 दिन सुबह और 15 दिन रात में होती है। विद्या ने भी मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने पूछा, विद्या जी, जब आपके पति को पता लगेगा तो वो नाराज़ नहीं होगा क्या? इस पर विद्या मुस्कुराकर बड़ी अदा से बोली, उनको कौन बताएगा, क्या आप बताएंगे? विद्या भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैंने विद्या से कहा, चिंता मत करो,
अब मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। विद्या कहने लगी, पारस जी, मुझे विकास से कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़े अजीब मिजाज का इंसान है। अब जब विकास की रात की ड्यूटी होती थी तो 15 दिन तक हर रोज़ को मैं और विद्या अच्छा खासा वक्त गुजारा करते थे। विद्या ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी मिल गया है। विद्या के खुश रहने से उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था। विद्या के कहने पर मैंने उसकी सहेली और उसके पति के साथ वाला फ्लैट दिलवा दिया और उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। हमारे सामने के गेट अलग थे, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि पिछली बालकनी में जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा तो रहा नहीं है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि वो उसे ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुर के साथ जा सकती है। माँ की इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, चलो कपड़े वगैरह ले आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के साथ जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह ही कुछ दिन बीत गए। 6-7 महीने के बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं था, और रात के आधे पहर कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो मुझे ज़रा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर जी को बिस्तर पर लेटाया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। ये सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी, क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट आई है।
क्या डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं पर लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं पर सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें, क्या बात है? मेरा ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में लाया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई कुछ न कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6-7 महीने गुजर चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ का अत्याचार था, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचने लगी। अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सही है? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैंने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला,
ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहीं घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ खरीदते। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा था, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वो मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें अपने फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई जिंदगी के सपने दिखाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कल्पना एक चीनी मिल की मालकिन थी। उम्र 32 साल, बेहद खूबसूरत और आकर्षक बदन की मालिक थी। पति से 7 साल पहले तलाक हो चुका था। एक दिन 18 साल के नौकर के फ़ोन में देख लिया वीडियो और फिर हो गई बेकाबू। उसके बाद अपने ही नौकर के साथ अपने ही घर में दिन रात बस एक ही खेल। अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह इस कहानी के नौकर की किस्मत चमकी वैसे ही आपकी भी चमक जाए। और जब किस्मत चमकने वाली हो तब आप कोई चूक ना कर दें, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा।
बेंगलोर में एक चीनी मिल जिसकी मालकिन का नाम कल्पना था, दिखने में बेहद सुंदर थी और धन दौलत पैसा सब कुछ बेशुमार था। पति से तलाक हो चुका था तो अकेली ही रहती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ और दबंग महिला थी। फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तब उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। इस बार इंटरव्यू मैडम खुद ले रही थी और मैडम के बारे में सब जानते थे कि ये मैडम बहुत तेज़ है। राजू डरा हुआ था और वैसे भी कोई भी लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं। राजू से पहले 4 लोग और थे, राजू का 5वां नंबर था। अब राजू का नंबर आया और राजू केबिन में पहुंचा तो मैडम सामने बैठी थी। जैसे ही राजू केबिन में पहुंचा, मैडम ने उसे बैठने को कहा। राजू अभी बैठा ही था कि मैडम के फ़ोन पर एक कॉल आया और उन्हें सामने से बताया गया कि आपको लाखों का फ़ायदा हुआ है। ये सुनकर मैडम के मन में एकदम से राजू के प्रति ख्याल आया कि ये लड़का जैसे ही केबिन में आया, तुरंत खुशखबरी का फ़ोन आ गया। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन मैडम को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का मेरे लिए लकी है। उस समय तो मालकिन ने उससे कुछ नहीं कहा, इंटरव्यू लिया और उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। राजू को अकाउंटेंट की जॉब मिली और राजू के फैक्ट्री में आने के बाद फैक्ट्री का मुनाफा 10 गुना बढ़ गया था। इतनी तरक्की होने लगी तो मालकिन को भी लगने लगा कि वाकई राजू उसके लिए लकी है। जब पूरे साल का प्रॉफिट देखा गया तो फैक्ट्री ने पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस बात पर खुश होकर मालकिन ने एक पार्टी रखी जिसमें सभी कर्मचारी और बड़े व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक भी शामिल थे। सभी लोग राजू से चिढ़ने लगे थे क्योंकि अब राजू मालकिन का बहुत ख़ास हो गया था। पार्टी में मालकिन ने दारू पी ली और इतनी पी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दबंग महिला थी तो कोई भी उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि हम आपको घर छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोगों ने राजू से कहा कि तुम छोड़ आओ। राजू सीधा था, उसने मैडम से कहा, चलिए मालकिन, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मालकिन लड़खड़ा रही थी तो राजू उनको पकड़कर गाड़ी तक ले गया और गाड़ी लेकर सीधा मालकिन के बंगले पर पहुँचा। अब घर पहुँचते पहुँचते मालकिन को और भी ज़्यादा चढ़ गई थी। वो कार में से निकल भी नहीं पा रही थी। तब राजू उसे कार से नीचे उतारता है तो उतरते उतरते ही मालकिन उल्टियाँ करने लगती है। मालकिन के कपड़े ख़राब हो चुके थे तो वो मालकिन को लेकर बाथरूम में चला गया और उनके कपड़ों को साफ करने लगा। फिर उन्हें बेडरूम में लेकर पहुंचा और उनके बेड पर उसको लिटा दिया। मालकिन के कपड़े गीले हो चुके थे। फिर राजू ने मालकिन को अलमारी में से कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन वो कपड़े बदलने की हालत में भी नहीं थी, तो वो राजू से ही कपड़े बदलने को कहने लगी। मजबूरी में राजू ने ही कपड़े बदल दिए। अब राजू बोला कि मालकिन, रात काफ़ी हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे भी अपने कमरे पर पहुंचना है। मालकिन कहने लगी कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। राजू बोला, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आप घर पर अकेली हैं तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? मालकिन बोली, नहीं, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। अब बॉस की बात थी तो राजू को माननी पड़ी और बाहर सोफे पर जाकर लेटने को चल दिया। तब मालकिन बोली, नहीं, तुम मेरे पास यहीं इसी बेड पर लेट जाओ। राजू झिझकते हुए बोला, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन बोली, डरो नहीं, मैं अकेली हूँ। राजू उसी बेड पर लेट गया। मालकिन तो दारू के नशे में थी। थोड़ी देर में मालकिन की इच्छाएं जागृत होने लगीं और फिर नशे में ही उन्होंने राजू के साथ संबंध स्थापित कर लिए। राजू भी नौजवान था तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। सुबह जब आंख खुली तो राजू मालकिन के सामने सर झुकाए खड़ा था, लेकिन मालकिन बोली कि डरो मत राजू, रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सहमति से हुआ है और मुझे सब याद है कि कल रात हम लोगों ने क्या किया। मालकिन बोली कि मेरा पति से तलाक हो गया है
और तलाक हुए 9 साल हो गए हैं और तब से अब तक मैंने किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने दिया है। तुम पहले हो राजू जो तुम मेरे इतने करीब आ गए हो। मालकिन को राजू से प्रेम होने लगा था। मालकिन राजू के प्रति अपने मन में कुछ भावनाएं ला चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच उम्र का काफ़ी गैप था। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे। अब मैडम राजू को गिफ्ट, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी इत्यादि सब कुछ देने लगी थी। फैक्ट्री में सबको पता था कि उन दोनों मालकिन और नौकर के बीच चल क्या रहा है, लेकिन मालकिन के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यही सब चलते चलते धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। फिर आ गया कोरोना का लॉकडाउन। सब कारोबार बंद पड़ा था और राजू कल्पना के साथ उसके बंगले पर रहता था। वो दिन रात यही सब करते रहते थे। अब कोई कितना करे, किसी भी चीज़ की हद होती है, लेकिन मालकिन की कोई हद नहीं थी। वो तो और भी ज़्यादा चाहती थी। धीरे धीरे राजू का मन ऊबने लगा था और इस सब का उसका मन नहीं करता था। जब राजू बहुत परेशान हो गया तो उसने मालकिन से बहाना किया कि बहुत समय हो गया है, अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ, कुछ दिन के लिए गांव होकर आता हूँ। माँ पापा भी याद कर रहे होंगे, उनका भी कई बार फ़ोन आ चुका है। मालकिन कहती है कि ठीक है, जाओ, जाकर मिल आओ, लेकिन सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। राजू अपने गांव वापस आ गया और 10 दिन की जगह उसको 20 दिन हो गए। मालकिन अब परेशान होने लगी। मालकिन उसको जब भी फ़ोन करती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता था। 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था तो मालकिन के सब्र का बांध भी टूट गया। वो राजू से फ़ोन पर नाराज़ होने लगी और गुस्से में बहुत गालियां देने लगी। राजू ने सोच लिया था कि अब जाना ही नहीं है, तो इसलिए उसने भी गुस्से में सिम को तोड़कर फेंक दिया। जब लगातार कई दिन तक राजू का नंबर नहीं लगा तो मालकिन की तड़प और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो फ्लाइट पकड़कर सीधे राजू के गांव पहुंच गई। जब राजू ने ज्वाइन किया था तो आईडी के तौर पर आधार कार्ड फैक्ट्री में लगाया था। उसी एड्रेस पर खोजते खोजते मालकिन उसके घर पर पहुंच गई थी। राजू घर के अंदर था। उसने मालकिन को देख लिया था। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। मालकिन उसके घर पर आकर बैठ गई और सुबह से रात हो गई, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, आज भी हमारे गांव के क्षेत्र में यदि मालिक या कोई और भी अगर घर पर आ जाए तो उसको आदर से बिठाया जाता है। इसलिए राजू के माता पिता ने भी मालकिन का आदर किया और मालकिन वहीं रुक गई। सुबह से रात हो गई लेकिन राजू नहीं आया, तो मालकिन ने भी रात को राजू के घर पर ही डेरा जमा लिया, लेकिन राजू रात में भी नहीं आया। मालकिन भी पूरे गुस्से में थी। इधर राजू भी न जाने का पूरा मन बना चुका था। इसी प्रकार 15 दिन तक मालकिन उसके घर पर लगातार बनी रही, लेकिन 15 दिन तक राजू नहीं आया। राजू गांव में ही अपने एक दोस्त के घर पर छुपा हुआ था। अब मालकिन सब समझ गई और फिर गुस्से में राजू के घर वालों को पूरी बात बताई कि तुम्हारा लड़का पिछले 5 सालों से मेरे साथ लिविंग में रह रहा है। हम दोनों लोग पिछले 5 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अब वो मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। ये बात सुनकर राजू के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजू की उम्र में और मालकिन की उम्र में काफ़ी अंतर था। मालकिन 32 साल की थी और राजू सिर्फ 18 साल का था। तो वो कहने लगे कि आपकी उम्र में और हमारे लड़के की उम्र में काफ़ी अंतर है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मालकिन उन लोगों को धमकी देने लगती है। मालकिन जब तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी तो ये बात पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजू का अभी तक कोई पता नहीं था। राजू का उस मालकिन के प्रति बिल्कुल दिल भर चुका था, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता रख रही थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। मालकिन राजू के गांव से निकली और सीधा थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद उसने थाने के इंचार्ज को बताया कि एक लड़का जिसका नाम राजू है और इसी गांव का रहने वाला है
और वो 5 साल से मेरे साथ लिविंग में रह रहा था और अब मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। मुझे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है। लेकिन थाने के इंचार्ज बड़े ही समझदार व्यक्ति थे और पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। वो समझ गए कि जो महिला 5 साल किसी के साथ लिविंग में रह रही थी और अब वो सीधे उस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाने को कह रही है, इस तरह से तो उस मासूम लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो थाना इंचार्ज एफआईआर लिखने में आनाकानी करने लगता है। अब ये मामला बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर भी पहुंच गया। जब ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो क्षेत्र के नेता, वरिष्ठ नागरिक और बहुत बड़े बड़े लोग थाने पहुंचे। तब राजू को बुलाया गया। राजू से पूछा गया कि क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो, तो राजू ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं थी। तब वहाँ के कुछ बड़े लोगों ने मालकिन को समझाया कि आप दोनों का सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप था और किसी प्रकार की शादी नहीं हुई थी, तो इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। इसमें आपकी भी बेइज्जती हो रही है और राजू की भी। आप एक फैक्ट्री की मालकिन हैं, इसलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। जब उस मालकिन को बहुत ज़्यादा समझाया गया तब कहीं जाकर मालकिन मानी। अगर थाना इंचार्ज अपनी बुद्धि से काम नहीं करते तो राजू पर एक संगीन गुनाह लग जाता, या हो सकता है राजू आत्महत्या कर लेता, या फिर ये भी हो सकता था कि वो मालकिन के साथ कुछ गलत कर देता। इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी ये सीख देती है कि कुछ भी हद से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है और एक तरफ का प्यार जिसमें उम्र का इतना फ़र्क हो, ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।